हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर के आज के लेक्चर में। और डेट है आज की 19 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नासा ने जो भी गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट के बारे में एक न्यूज है नासा से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले कि ये है क्या चीज। तो देखिए, न्यूज ऐसी है कि नासा ने अभी अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो क्रू मॉड्यूल है इस आउटपोस्ट के लिए, जो लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट है उसके लिए, जो क्रू मॉडल है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नासा ने। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन किया है या किससे साइन किया है, कौन सी कंपनी से साइन किया है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में जानना है, जो गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट है उसके बारे में जानना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, ये गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट क्या है। तो ये एक तरीके की स्पेसशिप है जिसमें रहने के लिए क्वार्टर्स भी हैं, लेबोरेटरीज भी हैं और रिसर्च और डॉकिंग पोर्ट्स भी है। ये डॉकिंग पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? तो डॉकिंग पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहां पर, जैसे मान लीजिए आईएसएस है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वहां अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है तो वहां पे अपन क्या करेंगे कि स्पेसशिप भेजेंगे उस डॉकिंग पोर्ट पर। वो स्पेसशिप कनेक्ट होगी और यहाँ से क्या होगा, एस्ट्रोनॉट उस आईएसएस में या फिर स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंटर करेगा। तो इसलिए ये डॉकिंग पोर्ट बनाया जाता है। तो इसमें भी डॉकिंग पोर्ट रहेगा, मतलब कि एक तरीके से ये आईएसएस ही रहेगा बट एक छोटे रूप में रहेगा। और आईएसएस जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, वो हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है, जो अर्थ की लोअर ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करता है, या हाँ उसमें रिवॉल्व करता है। बट जो ये गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट है वो किस में करेगा? तो वो मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, मतलब मून के चारों तरफ वो घूमेगा। तो ये जो लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट है वो मून के चारों तरफ घूमेगा, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स भी रहेंगे, ये एक रिसर्च का काम करेगा और ऑब्जर्वेशन का भी काम करेगा। तो ये बिल्कुल नया मिशन है, सबसे पहली बार हो रहा है ये, तो इसे हमें जानना जरूरी था, इसलिए ये आर्टिकल मैंने इसमें डाला है। तो एक तरीके से टेम्प्रेरी ऑफिस रहेगा या लिविंग क्वार्टर रहेगा एस्ट्रोनॉट्स के लिए। और फिर इसके बाद एक्सप्लोरेशन भी इधर से चालू हो जाएगा। क्योंकि जब देखिए, नासा के अकॉर्डिंग जो ये गेटवे है ये कब तक तैयार होगा? 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसे स्पेस में छोड़ भी दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2026 तक जो एस्ट्रोनॉट्स है वो क्या करने लगेंगे, अर्थ जो मून है उसका ऑर्बिट में आ जाएंगे। और इसके बाद ही इसी को ही, जो गेटवे लूनर ऑर्बिट है उसी को ही आगे भी भेजा जाएगा मार्स तक, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो मार्स को भी एक्सप्लोर कर सकें। तो ये एक एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है जो कि नासा अभी चालू करेगा, जिसका नाम है गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट। ये एक आईएसएस की तरह है बट उससे छोटा है थोड़ा। और इसमें भी क्रू रहेंगे, मतलब इसमें भी लोग रहेंगे, इसमें भी एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, लेबोरेटरीज भी रहेगी रिसर्च के लिए और डॉकिंग पोर्ट्स भी रहेगा। तो ये था गेटवे लूनर ऑर्बिट के बारे में। ये देख सकते हैं आप इमेज में, इसको इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स दिख जाएंगे आपको। ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है, एक क्रूड स्पेसक्राफ्ट है, मतलब कि यहाँ पर जो है लोगों के या एस्ट्रोनॉट्स के लिए जगह होगी। और ये जो है ये कार्गो के लिए है, मतलब जो सप्लाईज है, जो भी सप्लाईज है इस आउटपोस्ट की वो यहाँ रखी जाएंगी। यहाँ पर इंजन होगा इसका। ये देखिए यहाँ पे होगा टेलीस्कोप या रेडिएटर्स रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रोमीटर या जो भी पेलोड्स हैं अलग अलग, वो यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरीके से ये एक डिज़ाइन रहेगी इसकी गेटवे आउटपोस्ट की। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में आते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के बारे में। ये हमने मिस कर दिया था 17 जून को, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ रह रही हैं क्रोकोडाइल की, और वो किस कंडीशन में है या वो किस स्टेट में है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कब मनाया जाता है। तो ये 17 जून को मनाया जाता है हर साल। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्रोकोडाइल की प्रोटेक्शन या उनका कंजर्वेशन के लिए ही मनाया जाता है पूरे ग्लोबली। ग्लोबली बहुत सारी स्पीशीज़ हैं क्रोकोडाइल की, तो जो अपने इंडिया में हमें वो पढ़नी है। तो इंडिया में जो मेनली हैं वो 3 स्पीशीज़ हैं। कौन कौन सी? मगर या फिर मार्श क्रोकोडाइल बोलते हैं, एस्चुराइन या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोलते हैं, और घड़ियाल। ये 3 स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। तो चलिए हम इनके बारे में अलग अलग से देख लेते हैं एक एक बार। तो देखिए सबसे पहले है मगर। तो जो मगर का जो क्रोकोडाइल है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। इसे मार्श क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। और जो IUCN की जो रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीशीज को लेकर, तो उसमें इसका क्या स्टेट है? तो उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, मतलब कि ये थ्रेटेंड है। ये जो स्पीशी है वो थ्रेटेंड है क्रोकोडाइल की, मतलब इसके नंबर उतने ज़्यादा नहीं है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये फ्रेश वाटर में ज़्यादातर पाया जाता है, और लेक्स में, रिवर्स में और मार्शेस में ये पाया जाता है मगर।
इसकी आप फोटो देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा होता है ये मगर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए हम अगले स्पीशी के बारे में आते हैं। तो अगली स्पीशी है क्रोकोडाइल की सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये भी हमारे इंडिया में पाया जाता है और ये सबसे लार्जेस्ट होता है ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल्स। जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही होता है। और इसका स्टेटस देखते तो हम, ये जो है IUCN रेड लिस्ट में इसका कैटेगरी है लीस्ट कंसर्न, मतलब इसके नंबर मगर से थोड़े ज़्यादा हैं। और ये मतलब उतना ज़्यादा लो रिस्क में है, ये उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है इसकी एक्सटिंक्शन को लेकर। तो ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसके लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ज़्यादातर ये ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है, जो इंडिया की ईस्ट कोस्ट है। इसका मतलब जो सुंदरबन का इलाका है या फिर जो उड़ीसा के कोस्ट है वहाँ पर ये पाए जाते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अगली जो स्पीशी है वो है घड़ियाल। ये क्या होते हैं, ये एक फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स होते हैं। आपको इस फोटो में दिख जाएंगे, ये देखिए ये घड़ियाल, जो इनके ये जो मुंह रहता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, इसलिए ये अलग से ही डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। लगभग एलिगेटर से थोड़ा सा मोटा और मगर से थोड़ा सा पतला, तो ये बीच की स्पीशी है इसमें। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये IUCN रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही एंडेंजर्ड है, इसके मतलब जो खतरा है या थ्रिएटन है बहुत ज़्यादा है इसको। घड़ियाल जो है क्रोकोडाइल की स्पीशी वो बहुत ही कम नंबर में अभी बचे हैं, तो इसलिए ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशी में आते हैं। और इसके लिए बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाते हैं। तो कुछ देख लेते हैं हम इसमें से, जैसे कि देखिए नेशनल चंबल सेंचुरी में इसके लिए बनाई गई है, घड़ियाल के लिए ही स्पेशली बनाई गई है नेशनल चंबल सेंचुरी। और क्या बनाया गया, तो कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी और रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ महानदी इन सतकोसिया गॉर्ज सेंचुरी उड़ीसा। तो ये सभी जो सेंचुरीज हैं वो सिर्फ घड़ियाल के प्रोटेक्शन के लिए या उनके ही कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है। तो जो सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशी है क्रोकोडाइल की हमारे इंडिया में, वो कौन सी है, तो वो घड़ियाल है। और जो लीस्ट कंसर्न है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। और जो मगर है वो क्या है, वल्नरेबल कैटेगरी में है IUCN के रेड लिस्ट में। तो ये इनकी इमेजेस हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, घड़ियाल की और मगर की, आप इसे देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्या है इसके, अब देखते हैं हम क्या जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे इंडिया में क्रोकोडाइल्स के लिए, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये सबसे पहले उड़ीसा में इंप्लीमेंट किया गया था। कब से हुआ था, तो 1975 से इसे इंप्लीमेंट किया गया था। काफ़ी पुराना है, काफ़ी पहले से, मतलब कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो खतरे में चल रहे हैं एक्सटेंट होने के। तो ये था। इसमें प्रोजेक्ट के लिए इसमें सपोर्ट किस किस का मिलता है, UNDP और FAO का भी सपोर्ट मिलता है इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनका भी सपोर्ट मिलता है, फंड्स मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अगला प्रोजेक्ट है बॉला प्रोजेक्ट। ये जो बॉला प्रोजेक्ट है ये उड़ीसा में चलता है। कहाँ पे, ये लोकेशन है डंगामाल। ये उड़ीसा में एक रीजन है जहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट है बॉला प्रोजेक्ट। ये आपको याद रखना है बस। भितरकनिका आपने सेंचुरी सुनी ही होगी जो कि उड़ीसा में है, तो वहीं पे ये बॉला प्रोजेक्ट चलता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को कंजर्व करने के लिए। अगला जो प्रोजेक्ट है वो मगर के लिए है। मगर प्रोजेक्ट वो कहाँ पे चलता है, तो वो भी उड़ीसा का ही एक रीजन है, राम तीर्थ रीजन, वहाँ पर ये चलता है मगर प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद घड़ियाल प्रोजेक्ट तिकरपाड़ा उड़ीसा में, और कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स एट नंदनकानन उड़ीसा। मतलब ज़्यादातर जो क्रोकोडाइल्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, उड़ीसा या फिर ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादातर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। जो उड़ीसा है, उड़ीसा ऐसा स्टेट वहाँ पर हर जो हमारे इंडिया में तीनों स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज हैं क्रोकोडाइल की, जो तीनों स्पीशीज हैं वो तीनों उड़ीसा स्टेट में पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ पे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं क्रोकोडाइल के लिए। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स याद रखने हैं और स्पीशीज कौन कौन सी पाई जाती हैं वो याद रखनी है। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है RBI प्रपोजेस न्यू रूल फॉर हाउसिंग कंपनीज। तो RBI ने न्यू रूल्स जारी किए हैं हाउसिंग कंपनीज के लिए या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। चलिए हम उसके बारे में देख रहे थे कि वो रूल्स क्या क्या है या वो मैंडेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला मैंडेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए एटलीस्ट 50% ऑफ नेट एसेट शुड बी इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अब ये क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं, तो क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जैसे कि जो HFC है, इसका मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जो भी वो लोन दे रही हैं किसी को, तो वो उनके एसेट्स में काउंट होता है। तो वो लोन अगर वो किसी भी किसी भी बिल्डर को दे रही हो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रही हो या किसी कंपनी को दे रही हो, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो वो एक क्वालिफाइंग एसेट के अंदर पे आएगा। तो कम से कम जो नेट एसेट है, जो कंपनी का जो नेट एसेट है
उसमें से 50% कम से कम कंपनी को क्या रखना है, हाउसिंग एचएफसीज को क्या रखना है, एक क्वालिफाइंग एसेट्स के तौर पे रखना है। मतलब कम से कम जो भी उनके पास एसेट्स है उनमें से कम उन्हें 50% लोन के तौर पे देना पड़ेगा, और उस 50% में से जो उन्हें 75% है वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के उससे देना पड़ेगा। मतलब क्या है, जैसे अब देखिए क्वालिफाइंग एसेट्स में तो सबके लिए है, कंपनीज के लिए भी है, इंडिविजुअल्स के लिए भी है, या कॉन्ट्रैक्टर के लिए या बिल्डर्स के लिए, सभी के लिए इसमें लोन दिए जाते हैं। बट जो भी जितना भी क्वालिफाइंग एसेट्स है एक एचएफसी के पास, उसमें से 75% वो किसको देंगी, वो इंडिविजुअल्स को देंगी। इंडिविजुअल्स के लिए हाउसिंग लोन्स में वो 75% जो है वो लोन्स देंगी। तो ये नया मैंडेट निकाला है आरबीआई ने एचएफसीज के लिए। चलिए हम और आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें निकाली है। तो देखिए, अगर इस क्राइटेरिया को जो अभी जो एचएफसीज हैं वो अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर सकती हैं या नहीं कर रही हैं, तो वो एक एनबीएफसी आईसीसी कहलाएंगी। इसका मतलब है एनबी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, ये कहलाएंगी जो भी एचएफसीज इस रूल को या जो अभी जो मैंडेट निकाला है आरबीआई ने उसे फॉलो नहीं करती है। और इसके लिए भी उन्हें आरबीआई के पास जाना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट के लिए, ताकि वो जो एनबीएफसी आईसीसी एज अ कंपनी को सर्टिफाई करवा सके। और अगर कोई भी एचएफसी ही बना रहना चाहती है, मतलब ये जो मान लीजिए कोई कंपनी है उसका इससे कम है, मतलब ये फुलफिल नहीं कर पा रही है क्राइटेरिया, तो वो किस कैटेगरी में जाएगी, वो एनबीएफसी आईसीसी कैटेगरी में आ जाएगी आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो फिर अगर उसे वापस से एचएफसी बनाना है, मतलब कि उसे वापस से एचएफसी का लाइसेंस लेना है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस लेना है, तो उसे धीरे धीरे ये टारगेट तक अचीव करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जैसे अगर कोई कंपनी अभी अभी से देखा जाए तो 60% उन्हें कम से कम मार्च 31 2020 तक करना पड़ेगा, अपना इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स को देना पड़ेगा 60% लोन्स, तभी क्या हो पाएगा, ये एचएफसीज कहला पाएंगी। और फिर इसे बढ़ाते रहना पड़ेगा कब तक, 75% तक 2024 तक। तो ये जो न्यू रूल्स आए थे ये रूल्स थे, आपको बस याद क्या रखना है, मेनली क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं एचएफसीज के रिस्पेक्ट में, और कितना उन्हें इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स को देना है, तो वो 75% देना है क्वालिफाइंग एसेट्स का। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट बाय एफएओ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो एफएओ ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में। तो इसे किसने जारी किया है इस रिपोर्ट को, इम्पैक्ट ऑन कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, तो वो जारी किया एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम कहाँ है, इटली में। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 45 मिलियन पीपल्स, जो 45 मिलियन पीपल्स हैं वो कहाँ किस कैटेगरी में आ गए हैं, वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी कैटेगरी में आ गए हैं फरवरी से लेकर अभी तक। इतने लोग 45 मिलियन लोग। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी क्या होता है, मतलब पहले भी थी फूड इनसिक्योरिटी, मतलब कि पहले वो जैसे मान लीजिए एक कॉमन मैन के लिए जितना न्यूट्रिशन लेना होता है या जितना फूड चाहिए होता है एक दिन में, वो उन लोग नहीं ले पाए थे। जो पुअर लोग हैं वो उतना फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बट कोविड-19 के कारण वो और भी ज़्यादा उनकी जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा खराब हो गई है। तो ऐसे लगभग 45 मिलियंस को इस कोविड-19 से इफेक्ट पड़ा है, और इसमें से मेजॉरिटी कहाँ पे है, जैसे 33 मिलियन जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 33 मिलियन लोग जो हैं वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही रहते हैं, और बाकी के जो बचे हैं वो सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं। ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ा है, तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो गरीब लोग हैं उन पर इसका कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो चलिए हम इसकी कुछ की फाइंडिंग्स देखते हैं अब इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पेंडेमिक है, जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक था, उससे कितना नुकसान हुआ, तो 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा कम से कम 2 साल में अगले। इतना नुकसान हो जाना है वर्ल्ड को पूरे, 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स का इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और अगला हम देखते हैं अगली फाइंडिंग क्या है। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की जो लेवल है उसमें कितने लोग आ गए हैं, तो 49 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उस कैटेगरी में आ गए हैं। मतलब एक्सट्रीम लेवल की पॉवर्टी आ गई है उन लोगों के अंदर, 49 लोगों के अंदर। और जिसमें से मेजोरिटी कहाँ के हैं, तो वो सब सहारन अफ्रीका के हैं। और वो इसलिए है क्योंकि जो सब सहारन अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पर क्या है, इस डिजीज़ को जो कोविड-19 है उसे अच्छे से टैकल नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा रहा है, और लॉकडाउन्स भी उतने ज़्यादा असरदार नहीं हो रहे हैं
और जो भी लॉकडाउन जहाँ पे भी लग रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फूड सप्लाई चेन्स है उनमें बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसलिए क्या है, वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो लोग पहले पॉवर्टी लेवल पे आते थे, जो लोग पहले पॉवर्टी में आते थे, वो अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में आने लग गए, मतलब और भी ज़्यादा उनकी जो सिचुएशन है वो खराब हो गई है 49 मिलियन लोगों की। अगला हम देखते हैं तो देखिए, इस रिपोर्ट में एक और चीज़ बताई गई है कि इस रिपोर्ट में इस किस चीज़ पे स्ट्रेस दिया गया है, तो इस चीज़ में, इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैश बेस्ड असिस्टेंट दे। जो पुअर या जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको कैश बेस्ड असिस्टेंट दे गवर्नमेंट, ताकि वो अपनी फूड के या अपने न्यूट्रिशन की जो भी नीड है उसे पूरी कर सके, और लाइफ सेविंग फूड इन द मोस्ट फ्रेजाइल एरियाज भी प्रोवाइड करवाएं, और साथ ही साथ लिक्विडिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी ध्यान में रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि कैश बेस्ड असिस्टेंट देने के चक्कर में हम लिक्विडिटी को भूल जाएं या फाइनेंशियल इंक्लूजन को ही भूल जाएं। तो इसलिए हमें यह याद रखना है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, ये सजेस्ट किया गया है गवर्नमेंट्स के लिए एक नया मॉडल। तो गाइस, इस न्यूज़ में इतना ही था। अगली न्यूज़ हम देखते हैं तो देखिए, ये न्यूज़ कुछ यूपीएससी से रिलेटेड है, यूपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड है यहाँ की न्यूज़। अब तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास इंडिया फर्स्ट मोबाइल टेस्टिंग लैब है के बारे में। इंडिया ने अभी अभी पहली अपनी मोबाइल टेस्टिंग, मतलब कि जो, जैसे मान लीजिए वैन में एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई गई है, या फिर एक एम्बुलेंस में एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई गई है जो लोगों के घर घर जाकर भी टेस्ट कर सकती है। तो ये इंडिया में ऐसी पहली बनाई गई है कोविड-19 के टेस्ट के लिए, और इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रूरल इंडिया में जो भी कोविड-19 के केसेस फैल रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ताकि लास्ट माइल तक, हर जगह तक, जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, तो जहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ तक इसके द्वारा, जो मोबाइल टेस्टिंग लैब है उसके द्वारा टेस्टिंग की जाएगी। अगली हम न्यूज़ देखते हैं तो अगली न्यूज़ है पेंगोलिन्स के बारे में। तो पेंगोलिन्स के बारे में न्यूज़ ऐसी है कि देखिए, चाइना हैज़ अकॉर्डेड द पेंगोलिन एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिमूव द स्केल्स ऑफ द एंडेंजर्ड मैमल फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ट्रेडिशन मेडिसिन। तो जो पेंगोलिन है, आप देख सकते हैं, ये आपको इमेज दिख रही होगी, तो ये एक लौता ऐसा जानवर बचा है हमारे प्लेनेट में जिसमें स्केल्स है। बाकी सभी एक्सटेंट हो चुके हैं, बट ये एक लौता बचा है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। मतलब ये एक्सटिंक्शन के खतरे में है बहुत ही ज़्यादा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चाइनीज़ पेंगोलिन्स है या जो इंडियन पेंगोलिन्स है, उनका यूज़ होता है, जो इनकी जो स्केल्स हैं वो उनसे निकाल ली जाती है, और इसकी हम मेडिसिन्स बनाते हैं, या चाइनीज़ जो है मेडिसिन्स बनाते हैं इनकी स्केल्स की, जिसके कारण क्या है, इनका जो एक्सटिंक्शन है, या जो ये इनकी जो स्पीशी है वो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेड कंडीशन में है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पेंगोलिन जो है वो ओनली स्केली मैमल है, सिर्फ यही मैमल जो है वो बचा है जिसके पास स्केल्स हैं इस प्लेनेट में। एक तो ये मैमल्स है, और मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रेट है, मतलब किसी भी वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेड किसका होता है? पेंगोलिन का ही होता है। और किस लिए होता है, तो वो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं चाइनीज़ लोग। अब इंडिया में भी देखिए, टोटल कितनी स्पीशीज़ हैं इसकी, तो टोटल 8 स्पीशीज़ हैं, और इंडिया में 2 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कौन-कौन सी? तो चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन। जो चाइनीज़ पेंगोलिन है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया में कौन-कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है, तो चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन। तो आप चलिए हम इनके प्रोटेक्शन की स्टेटस के बारे में भी देख लेते हैं कि जो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो चाइनीज़ पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है, जो इनका जो नंबर है, जनसंख्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो एक्सटेंशन के तौर पे बहुत ही ज़्यादा इन लोग की कंडीशन बहुत ही खराब है, चाइनीज़ पेंगोलिन्स। अगला जो है वो इंडियन पेंगोलिन्स के बारे में। तो देखिए, इनकी जो कैटेगरी है वो है एंडेंजर्ड, मतलब चाइनीज़ पेंगोलिन से तो कम है, बट फिर भी थ्रेटेंड है, मतलब इनका भी नंबर उतना ज़्यादा नहीं है, तो इनका भी कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो पेंगोलिन्स है उनका यूज़ अब मेडिसिन में नहीं किया जाएगा, और उनको हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। अब हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये भी एक कैटेगराइज कर देता है हर स्पीशीज़ को कि वो किस लेवल में थ्रेटेंड है।
इसके अकॉर्डिंग जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे यहाँ 1972 का, उसके अकॉर्डिंग जो पेंगोलिन्स है, इंडियन पेंगोलिन्स है, वो किस कैटेगरी में रखे गए हैं? वो शेड्यूल 1 कैटेगरी में रखे गए हैं। मतलब शेड्यूल 1 कैटेगरी में ऐसे एनिमल्स रखे जाते हैं जिनको प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही था। चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज, क्या क्या न्यूज़ देखी है। तो हमने सबसे पहले देखा है नासा का गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट के बारे में पढ़ा, जो कि एक आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा ही रहेगा, बट छोटा रहेगा और चांद का चक्कर लगाएगा ये, मतलब मून की जो ऑर्बिट है उस पर रिवॉल्व करेगा। अगला हमने पढ़ा क्या, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के बारे में, जो हर साल 17 जून को मनाया जाता है। हमारे इंडिया में 3 स्पीशीज पढ़ी हमने, मगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा कि इनकी जो कैटेगरी है IUCN रेड लिस्ट में वो कैसी है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा क्या, जो आरबीआई ने जो अभी न्यू रूल्स लाए हैं हाउसिंग कंपनीज के लिए, उसके बारे में हमने पढ़ा, उन रूल्स को हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने एक रिपोर्ट पढ़ी जो कि FAO ने रिलीज की थी, जो कि द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इस रिपोर्ट को हमने पढ़ा और इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कितने लोग पॉवर्टी से एक्सट्रीम पॉवर्टी पे चले गए हैं और कितने लोग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में आ गए हैं इस कोविड-19 के कारण। फिर हमने देखा इंडिया फर्स्ट मोबाइल टेस्टिंग लैब के बारे में पढ़ा। फिर हमने पेंगुलिन्स के बारे में पढ़ा और उनका प्रोटेक्शन स्टेटस भी देखा। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS यूनिट पे मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने हैं या क्वेश्चंस चाहिए तो वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।